चलो दोस्तों, पिछली क्लास में पढ़ लिया था स्ट्रक्चर के बारे में। समझ रहे कुछ उनका? ठीक है, स्ट्रक्चर कौन सा पढ़ लिया था सर? दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है फंक्शनल और एक होता है डिविजनल। मुझे बताओ फंक्शनल स्ट्रक्चर किसका आता है? सिंगल लाइन प्रोडक्ट, तुम्हारी तरह सिंगल, ऐसी प्रोडक्ट भी सिंगल, है ना? बहुत ही दुख की बात भाई, सर हम भी सिंगल, प्रोडक्ट भी सिंगल। अब हो चुका है सिंगल से, हाँ सिंगल से मंगल होने का वक्त आ चुका है। यानी कि अगर मैं तुम्हें बोलूं कि डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, तो दुनिया में सबसे बेस्ट एग्जांपल टाटा और रिलायंस लेते हैं। रिलायंस, ये बताओ डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब होता है सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, कितने प्रोडक्ट बना रहे हो आप लोग भाई लोगों? मल्टी प्रोडक्ट बना रहे हो। क्या बना रहे हो बाबू? मल्टी प्रोडक्ट। ठीक है, सेम एग्जाम में बना के आना, सेम चार्ट एग्जाम में बना के आना। इसे चैप्टर नंबर 5 मुझे मेरा इसलिए फेवरेट है क्योंकि इसमें सीपी के अलावा भी, यानी पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें बनाने के लिए होती हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर, फ्लो चार्ट स्ट्रक्चर बना के आ जाओ, किसी भी क्वेश्चन में हमेशा फिट बैठेगा ऑर्गेनाइजिंग के स्ट्रक्चर में, है ना? राइट। अब अगर डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करें तो डिविजनल स्ट्रक्चर जो होता है वो एक्चुअली में कंपनी के द्वारा बांटा जाता है उसके मेजर प्रोडक्ट के बेस पर। अब जैसे रिलायंस मान लो मेटल, टाटा मान लो मेटल बना रहा है, टाटा स्टील्स, टाटा मान लो प्लास्टिक बना रहा है ना, और टाटा मान लो कॉस्मेटिक बना रहा है। तो क्या ये दोनों तीनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं? नहीं। क्या इनकी मार्केटिंग एक हो सकती है? बोलो ओ निकम्मो, नहीं हो सकती, है ना? राइट। ऐसे ही क्या इनका कॉस्टिंग एक हो सकती है क्या? नहीं। तो एग्जाम में क्या बना के आना? सेम ऐसी रिलायंस का। अब देखो रिलायंस के हम जानते हैं, बताओ रिलायंस का एक प्रोडक्ट है जो ऑल टुगेदर बिल्कुल अलग है, उसे बोलते हैं सिम। तो इसे मैं क्या नाम दे दूं? रिलायंस जियो, है ना? एक है रिलायंस का पेट्रोल, ऑल टुगेदर बिल्कुल अलग प्रोडक्ट हो गया, रिलायंस पेट्रोलियम। ठीक है, राइट। तो रिलायंस पेट्रोल अलग हो गया। एक है ऑल टुगेदर रिलायंस क्लोथ्स, जिसे आप क्या बोलते हो? रिलायंस ट्रेंड्स। ट्रेंड्स करके तो बिकता है। आजियो तो उसका हो गया टाटा का बाबू, इसका है टाटा का कौन सा है? अच्छा अच्छा, टाटा का टाटा क्लिक है, हाँ उसका लगे, हाँ ठीक है। तो अजियो या फिर क्या कहते हैं रिलायंस ट्रेंड इसका हो गया। अब मुझे खुद सोच के बताओ, सिम वाला कह रहा है एडवर्टाइजमेंट में पैसा खर्च करना पड़ेगा, है ना? तो मुझे बताओ सिम का काम और पेट्रोलियम काम एक ही साथ जोड़ के हो सकता है? पेट्रोलियम वाला कहेगा भाई तू बता तूने हमारे ऊपर एडवर्टाइजमेंट कितने खर्च कर दिए। सिम वाला कह रहा है इसको ले लिया, कोहली को ले लिया, है ना, इसको ले लिया, शर्मा को ले लिया, दुनिया भर के ना, अक्षय कुमार को ले लिया, इसको ले लिया, और भैया पैसा खर्च हो गया भाई साहब 100 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट में। पेट्रोलियम वाले कह रहे हैं मुझे ये बता दे पेट्रोलियम का ऐड कितना दिखा दिया तूने? कुछ भी नहीं। और पेट्रोलियम का ऐड दिखा के लोग आएंगे क्या? बोलो तो खुद बताओ, चाहे इंडियन ऑयल हो चाहे रिलायंस पेट्रोलियम हो, क्या पेट्रोलियम का ऐड होता है? नहीं, हमेशा कार्स का ऐड होता है, पेट्रोलियम का ऐड। तो पेट्रोल वाले भड़क गए, पेट्रोल वाले कह रहे हैं ऐसा है हमारे ऊपर इल्जाम मत लगा, 100 के 100 करोड़ रुपए तूने खर्च किया, हमें तो 1 करोड़ का ऐड भी नहीं चाहिए, है ना? हमें सिर्फ इतना ऐड चाहिए कि हाँ भैया हाईवे पे कोई जा रहा है तो दूर से दिख जाए, खंबा लगा देंगे ऊंचा सा, और दूर से दिख जाए रिलायंस पेट्रोलियम, है ना, 10 किलोमीटर अहेड, बस इतना ही ऐड चाहिए हमें हाईवे पे, है ना? राइट। लोकल जगह पे तो पेट्रोल पे लाइन लगी रहती है। तो भैया हमें पेट्रोलियम में ऐड कर, पेट्रोलियम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो चलना ही चलना है, मोनोपोली है बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के। तो फिर जब झगड़े हो गए तो रिलायंस को पता लगा भाई अलग अलग करना पड़ेगा, ये दोनों भाई ऐसे हैं, अलग अलग करने पड़ेंगे। इसलिए रिलायंस ने क्या किया, पेट्रोलियम एक अलग प्रोडक्ट बनाया, पेट्रोलियम का पीएनएल अलग, मार्केटिंग अलग, बैलेंस शीट अलग, सब। सिम का पीएनएल, बैलेंस शीट, मार्केटिंग अलग, और क्लोथ का अलग। इस बार सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसको आता होगा इसमें? है ना, पेट्रोल में और क्लोथ में। तो पेट्रोल तो मोनोपोली हो गया, खर्चा है नहीं, मतलब एडवर्टाइजमेंट में खर्चा है नहीं, क्लोथ में तो एडवर्टाइजमेंट में खर्चा आएगा, राइट। इसलिए अलग अलग कर दिया। अब इस चक्कर में लफड़ा पता क्या हुआ, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, इसका भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, और इसका भी मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, तीन हो गए। कंपनी एक, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट तीन, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक पुष्पा, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, एक फाइनेंस डिपार्टमेंट, कंपनी एक, फाइनेंस डिपार्टमेंट तीन। तो क्या ये तीन फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाना लाजमी है या नहीं है? बिल्कुल लाजमी है, बिल्कुल जरूरी है या नहीं है? बिल्कुल जरूरी है।
क्योंकि पेट्रोलियम सिम के साथ जुड़ने को तैयार नहीं है और पेट्रोलियम कपड़े के साथ भी जुड़ने को तैयार नहीं है ना। अब अगर सिम का पेट्रोल का अगर P&L एक कर दो तो जो भी नेट प्रॉफिट आएगा उसमें सारा का सारा पेट्रोलियम वाला खा जाएगा, कहेगा सारा का सारा मेरी तरफ से है, तुम्हारे तो खर्चे बहुत है, मेरे तो कोई खर्चा भी नहीं है कि नहीं बात, राइट। तो इसलिए पेट्रोलियम वाले ने बोला सर हमारे साथ नाइंसाफी होती है, हमें दूसरे के साथ जोड़ के क्या किया जाता है, हाँ हमारी वैल्यू कम की जाती है, इसलिए हमें अलग कर दो, ठीक है। और एक बहुत सिंपल सी बात, रीजन बिंग इसका क्या है, मार्केटिंग। यू नीड द एडवर्टाइजमेंट ऑफ जियो दन, लेकिन आपको पेट्रोलियम के एडवर्टाइजमेंट की कोई जरूरत नहीं है। आपको कपड़े के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत है, आपको पेट्रोलियम के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है। बात समझ आ गई। इसलिए एक नए कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ जिसे क्या नाम दिया गया, डिविजनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन डिवाइडेड द स्ट्रक्चर एज पर द प्रोडक्ट डिवीजन, एज पर द जो दो प्रोडक्ट एक साथ नहीं जुड़ सकते उनको डिविजनल स्ट्रक्चर नाम दे दिया गया। याद रहेगी बात, एग्जाम में यही डिट्टो बना के आ जाना है। रियल लाइफ एग्जांपल, जियो यानी रिलायंस। अच्छा मान लो सिम को लॉस होगा, शुरू के 6 महीने 7 महीने सिम को लॉस हुआ था, फ्री बांटा था 1-2 साल भी, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, पेट्रोल पंप का मैनेजर या जियो का मैनेजर। ईच डिवीजन मैनेजर रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस, ठीक है। और मैंने तो पिछली क्लास में बहुत ही तगड़ी राज की बात बताई थी, ये जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं इन डिपार्टमेंट को दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, हाँ डिपार्टमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसलिए लिखा है ईच डिवीजन इज मल्टी फंक्शनल, यानी हर एक डिवीजन क्या है, मल्टी फंक्शन है। यानी मल्टी फंक्शन कैसे, 1 2 3 मल्टी फंक्शन, हर एक डिवीजन में अलग अलग फंक्शन है, हर एक डिवीजन का अपना खुद का मार्केटिंग, हर एक डिवीजन का अपना खुद का मतलब खुद का मैन्युफैक्चरिंग, खुद का फाइनेंस। ये लिखी बात है ना, एग्जाम में लिखेंगे ईच डिवीजन लाइक इट्स ओन प्रोडक्शन मार्केटिंग फाइनेंस परचेज आर परफॉर्म टुगेदर टू अचीव द कॉमन गोल। अब यही एमसीक्यू में भी आ जाता है ना, राइट। तो यहां क्या लिखा मिलेगा, यहां लिखा मिलेगा एमसीक्यू में ये छुपा लेंगे, द कॉन्सेप्ट इज मल्टी फंक्शनल एंड ईच है ना, ईच डायमेंशन या ईच प्रोडक्ट इज हैविंग ओन मार्केटिंग ओन फाइनेंस, तो आप क्या नाम दोगे, फंक्शनल स्ट्रक्चर। हर एक डिवीजन को अपना खुद का प्रॉफिट डिवीजन माना जाता है, यानी कि अगर किसी भी डिवीजन में लॉस हुआ तो वो दूसरे डिवीजन को ब्लेम नहीं कर सकता कि भैया जियो को लॉस हुआ तो जियो ही नहीं बोल सकता पेट्रोल की वजह से हो रहा है लॉस हमें, तो जियो को बताना पड़ेगा नशे में मत रहो, होश में आ जाओ, होश में है कि नहीं बात। दूसरे पे इल्जाम मत लगाओ, साइंस वाला कोई बालक फेल हो गया, इल्जाम तुम पे, कॉमर्स वालों की वजह से फेल हो गए हम, बीच बीच में आके डिस्टर्ब करते रहते हैं इसलिए फेल हो गया साइंस वाला बालक। कोई साइंस बनता है, कोई साइंस नहीं बनता। साइंस वाला फेल होगा, कॉमर्स की वजह से फेल होगा, इसका कोई रिलेशन नहीं है। जियो में लॉस हो रहा है पेट्रोल की वजह से हो रहा है, कोई रिलेशन नहीं है, तो है ना, पीटे लग जाओगे। तो साफ साफ लिखा जाएगा भाई हर डिवीजन को अपना प्रॉफिट खुद ही क्या करना है, डिसाइड करना और खुद ही बताना है। अच्छा डिवीजन स्ट्रक्चर हमने बना लिया, डिवीजन स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें इससे एडवांटेज क्या मिलेंगे, आप बाबू क्या हो जाओगे, क्या हो जाओगे दोस्त लोगों, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, यानी यू आर स्पेशलिस्ट इन योर प्रोडक्ट, राइट। इफ रिलायंस इज प्रोड्यूसिंग, मान लो क्या बोले, चलो सिम बोल देते ना, या प्रोवाइडिंग जियो सर्विस, है ना, इट बिकम स्पेशलिस्ट इन दैट सर्विस। तो उन्हें पता है कैसे सर्विस देना, कितने रुपए में देना है, ताकि हम प्रॉफिट में आ सकें, क्योंकि आपने उसको क्या ले लिया है, एक्सपीरियंस ले लिया है ना, राइट। तो उसी के हिसाब से आप उसी स्किल्स के लोगों को क्या करते हो, हायर करते हो, और उसी के हिसाब से आप पोजीशंस भी डेवलप करते हो। फिर अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, कौन जवाब देगा, जवाबदेही किसकी होगी। अगर जियो को लॉस हुआ है शुरू के 1 साल में तो कौन जवाब देगा, हाँ
डिविजनल हेड जो होगा ना, यानी कि उस प्रोडक्ट का जो हेड होगा वही अकाउंटेबल होगा कि प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा, तो बताएगा सर वी आर इन लॉस एज वी फ्री डिस्ट्रीब्यूट द सिम एंड सर्विस। बोलो, समझ में आई बात? और तो वही रिस्पॉन्सिबल होंगे पुअर परफॉर्मेंस के। अगली बात, अच्छा डिसीजन फ्लेक्सिबल होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अगर मुझे जियो को डिसीजन लेना तो मुझे पेट्रोल से पूछने की जरूरत है क्या? नहीं, हम पूरे फ्लेक्सिबल है अपने डिपार्टमेंट को अपने स्किल से चलाने के लिए। ठीक है, क्या लिखा है? डिसीजन इन रिगार्ड ऑन हिज ओन डिवीजन इंडिपेंडेंटली। और आखिरी बात, सबसे मजेदार बात जो बहुत ही गजब होती है इसकी, ये बताओ ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो रिलायंस अभी नहीं बनाता है? ऐसा कोई प्रोडक्ट जो रिलायंस नहीं बनाता अभी? हाँ, कार कहाँ बनाता रिलायंस? कार, रिलायंस की कार थोड़ी आती है मुन्ना मुन्नी, है ना? एक और प्रोडक्ट जो रिलायंस नहीं बनाता, होटल्स। तो मान लो रिलायंस कह रहा है चलो कार वार छोड़ो यार, टाटा वाटा से पंगे नहीं लेने, है ना? एक काम करते हैं, एक नया डिवीजन खोलते हैं, होटल्स, रिलायंस होटल्स। तो जब रिलायंस होटल खोलेंगे तो उसको अलग डिवीजन देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा? बोलो, तो मैं उसे अलग से क्या नाम दूंगा? डिवीजन प्रोडक्ट होटल नाम दे दिया। अब बताओ होटल का P&L, होटल की बैलेंस शीट क्या क्लोथ का फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाएगा? तो कहेगा भाई हम पे अपने काम इतने, होटल और जोड़ दो हमारे जिम में, हमारे पास कितना बनाना, तो क्या करना पड़ेगा? होटल का फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग। ठीक है, होटल का, अब होटल की मार्केटिंग और कपड़े की मार्केटिंग एक साथ कर दोगे क्या? कपड़ा तुम दिखा रहे हो 1000 रुपए का, डिस्काउंट में भी दिखा रहे हो, होटल तुम बना रहे हो बढ़िया, मान लो 4 स्टार 5 स्टार, तो उसकी मार्केटिंग कैसे हो जाएगी भाई? है कि नहीं बात? राइट। तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करना पड़ेगा? उसका अलग करना पड़ेगा। और उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या करना पड़ेगा? अलग करना पड़ेगा। यानी जब भी कोई भी मल्टी डिवीजन कंपनी होती है और उसे अपना नया डिवीजन खोलना पड़ता है, क्या खोलना पड़ता है बाबू? नया डिवीजन खोलना पड़ता है। तो नए डिवीजन खोलने से पुराने किसी भी डिवीजन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपनी दुनिया में मस्त है, अपने चीजों में, अपनी कमाई में और अपने सेल्स में वो मस्त है। अलग अलग दिखाते रहना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसे बोलते हैं एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इजी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ये एग्जांपल लिखो जल्दी। लिखो, इफ रिलायंस हैज टू लॉन्च होटल बिजनेस, then hotel will be separate division, होटल विल बी सेपरेट डिवीजन। इससे क्या होगा? विच विल नॉट मेक एनी अफेक्ट ऑन पेट्रोल डिवीजन, क्लोथ और सिम डिवीजन। दिस इज कॉल्ड एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। यानी न्यू डिवीजन इज एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग डिवीजन। न्यू डिवीजन इज एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग डिवीजन। तो भाई इसलिए मुझे लगता है डिविजनल स्ट्रक्चर सबसे सेफ है। आपके पास जैसे दूसरा प्रोडक्ट जिंदा हो जाए, क्या कर लो? दो अलग बना दो। अब मान लो कोचिंग है हमारी, अब हमारा 2 डिवीजन हो जाए मान लो, है ना? एक कॉमर्स और एक डिवीजन क्या कर लो, मान लो साइंस। तो साइंस को क्या बना दो? बिल्कुल अलग डिवीजन बना दो, है ना? इसलिए डिवीजन स्ट्रक्चर होता है सेफ। क्या होता है बाबू लोग डिवीजन स्ट्रक्चर? सेफ। पॉइंट नंबर 1, ए से अकाउंटेबिलिटी, एफ से फ्लेक्सिबिलिटी और ई से एक्सपेंशन। पॉइंट नंबर 4। तो डिवीजन स्ट्रक्चर का सीक्रेट चीट कोड बनेगा सेफ। स्पेशलाइजेशन,
एस से स्पेशलाइजेशन, ए से अकाउंटेबिलिटी, एफ से फ्लेक्सिबिलिटी और ई से एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ई से एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। ठीक है दोस्तों, नुकसान क्या है? नुकसान वही है जो फंक्शनल स्ट्रक्चर के थे। नुकसान वही है बाबू लोगों जो फंक्शनल स्ट्रक्चर के थे। कंफ्लिक्ट अमंग द डिफरेंट डिवीजन, है ना, ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। हर एक डिवीजन को ये लगता है उन्हें पैसा कम दिया जा रहा है, उन्हें पैसा कम दिया जा रहा है। पेट्रोल वाले कह रहे हैं इनको तो तुम ऐड के दे दो 100 करोड़ रुपए, ठीक है, और कपड़े को भी तुम ऐड के दे रहे हो 100 करोड़ रुपए, जियो में भी तुम ऐड के दे रहे हो 100 करोड़ रुपए। अरे पेट्रोल बेचे तो ऐड कम से कम 30-40 करोड़ रुपए तो दो यार, आधे तो दे दो। उन्हें लगता है पैसा कम देते हैं, हम एडवर्टाइज हम करेंगे एडवर्टाइजमेंट, तुम्हें इससे क्या दिक्कत है ना। फिर कंपनी के हेड बोलेंगे यार पेट्रोलियम को क्या जरूरत है एडवर्टाइजमेंट की, तुम फिर भी एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा मांग रहे हो पेट्रोलियम के लिए। फिर उन्हें लगता है कि दूसरों को मैन पावर ज्यादा दी जाती है ना। कपड़े वाले को सेल्समैन भी मिल रहा है, कपड़े वाले को बढ़िया एसी क्या मिल रहा है भाई। अब तुम कपड़े खरीदने जाओगे तो एसी तो होगा ही। मॉल मिल रहे हैं बड़े बड़े, मॉल में मल्टी फ्लोर मिल रहा है भैया, लड़कियों का ऊपर, बच्चों का नीचे, है ना, मेल्स का नीचे, ये बढ़िया बात है भाई, है ना। पेट्रोलियम वाले बेचारे गर्मी में पेट्रोल के धूप में बैठे रहते हैं, उनके लिए एक छोटा सा कमरा बना दिया एसी का, तो उन्हें लगता है हमारे साथ जाती हो रही है कि नहीं बात। तो हमेशा एक डिवीजन की दूसरे डिवीजन से लड़ाई ये रहती है कि एक डिवीजन को ज्यादा पैसा और रिसोर्सेज मिलते हैं और दूसरे डिवीजन को कम मिलते हैं। अब इसका कोई समाधान नहीं है, तो जेन्युइन है, बचपन के भाइयों की तरह, मम्मी उसको ज्यादा प्यार करती है, मुझे कम करती है, बस यही रोना है, ठीक है, बोलो। और एक डिवीजन ये बोलता है कि भैया दूसरा प्रॉफिट इसलिए कमा रहा है क्योंकि हमें डिवीजन को रिसोर्सेज कम मिल रहे हैं, तो इसलिए हम अपना एडवर्टाइजमेंट, अपना डिस्काउंट, ये सब क्या कर पाते हैं, कम दे पाते हैं, इसलिए हमें लॉस हो रहा है ना। तो कपड़े वाला ब्लेम करेगा जियो पर, है ना, कि भैया हमें कपड़े में लॉस हो रहा है, तुम जियो के ऊपर ध्यान देते हो, हमें ऊपर ध्यान देते। तो डिवीजन माँ बाप के बच्चे की तरह, बच्चे माँ बाप के 4 बच्चे हैं, एक को हमेशा लगेगा माँ बाप ने मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया, भैया को तो बढ़िया पढ़ाई करा दी, IPS IAS CA है ना, ऐसी ऐसी कोचिंग दिला दी, मुझे कोचिंग ही नहीं दी आज तक कोई। क्या करेगा, बड़े भैया पढ़ रहे हैं उनसे पढ़ लियो। अरे बड़े भैया पढ़ रहे हैं उनसे पढ़ लेते कोई, है कि नहीं बात। तुम घर में बड़े हो छोटे हो? छोटे हो, तुम्हें लगता नहीं हो कि बड़े भैया पढ़ाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे। मेरा छोटा भाई वो भी ये लड़ता था, अरे वो पढ़ाया तो वो मुझे नहीं पढ़ा सकता ढंग से, मुझे अलग कोचिंग चाहिए। तो मम्मी पापा कहते थे भाई अकाउंट 2 जमा 2 4 ही तो होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यही तो होगा। जब इसने पढ़ रखा है, हमको ने पढ़ रखा है, मेरे भाई का नाम है ऋषभ, तो ऋषभ को कोचिंग की जरूरत क्या है, लेकिन ऋषभ को कोचिंग की जरूरत थी क्योंकि मैं उसे ऐसा नहीं पढ़ा सकता जैसे कोई टीचर दोस्त यार में बैठ के पढ़ाता है। ये हमेशा, ये डिवीजन में भी झगड़ा यही है, एलोकेशन रिसोर्सेज उनको ज्यादा दिया। और बिल्कुल सही बात है, पेट्रोलियम को इतने क्या नहीं मिलते, एडवर्टाइजमेंट का पैसा, इन सब का पैसा नहीं मिलता, कॉस्टली। अब बताओ कॉस्टली क्यों है? कॉस्टली देखो किसकी नजर से, कंपनी की नजर से देखना। कंपनी तो एक है बाबू, कंपनी तो एक है, कौन भाई इधर ध्यान दो ना, कंपनी के कौन, रिलायंस। रिलायंस की नजर से सोचो, 1 2 3 और चौथा खोले तो 4। अब मुकेश अंबानी की नजर से सोचो, वो कह रहे हैं भाई मैं अगर रिलायंस का डायरेक्टर हूं तो मैं जब अपने नीचे झांकता हूं तो मुझे 4 फाइनेंस डिपार्टमेंट दिखते हैं। कंपनी एक, फाइनेंस डिपार्टमेंट कितने, 4, तो उसके अंदर सीए भी कितने, मान लो 4, है कि नहीं बात, तो बताओ यार, है ना। तो हर डिवीजन के में एक कंपनी के 4 सीए अलग अलग रखने पड़ रहे हैं। अब ये इसी को बोलते हैं कॉस्टिंग, क्या बोलते हैं, हायर कॉस्ट। तो ये मजबूरी है, आपको ये करना ही पड़ेगा क्योंकि रिलायंस पेट्रोलियम, रिलायंस जियो के साथ काम नहीं कर सकता। बात समझ में आ गई। तीसरा जो पिछली क्लास में पढ़ा था, इग्नोर ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, और ये बिल्कुल पक्की बात है। पेट्रोलियम हमेशा क्या बोलेगा, बोलो बाबू, पेट्रोलियम बोलेगा जियो टुच्चा है और कपड़े तो और भी टुच्चे हैं, हम क्या, रिलायंस को तो हम कमा के देते हैं। भाई रिलायंस को कोई नहीं कमाता, रिलायंस को कौन कमाता है, हम कमाते हैं। हम कमाते हैं मिनिमम एडवर्टाइजमेंट पे, हम कमाते हैं मिनिमम कॉस्ट पे, हम कमाते हैं मिनिमम R&D पर, हम कमाते हैं, है ना, मिनिमम एक्सपेंसेस पर।
बस कुछ भी नहीं करना, जितना है अपना कोचिंग है इतना बड़ा क्या लेना है, जगह लेनी है और क्या बना लेना है, बंकर बना लेना पेट्रोल का, बस ट्रांसपोर्ट का खर्चा है बस, है ना। तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा तो कपड़े का भी है कि नहीं बात, राइट। हम धूप में बैठते हैं, गर्मी होती है तो भी हम क्या करते हैं, पेट्रोल धूप में बैठ के लोगों की गाड़ियों में टंकी में पेट्रोल भरते हैं, चाहे कुछ भी हो, हम मिनिमम पे कमा के देते हैं। तो पेट्रोलियम हमेशा ये बोलेगा रिलायंस का कि भैया हम कमाते हैं और हम ही रिलायंस को चलाते हैं, हमें दूसरों से कोई मतलब नहीं है, इसलिए वो कंपनी का इंटरेस्ट भूल जाते हैं, किसमें लगे रहते हैं, दे में ओनली कंसर्न अबाउट द डिवीजन ओनली। किसके लिए वो बेचारे परेशान रहते हैं, अपने खुद के डिवीजन के लिए। अरे रिलायंस पेट्रोलियम ज्यादा कमा रहा है, जियो लॉस में चल रहा है, तो अल्टीमेटली दोनों को एडजस्ट करोगे तो रिलायंस की प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगी ना, पर जियो को इससे कोई मतलब नहीं है और पेट्रोलियम को इससे कोई मतलब नहीं है। पेट्रोलियम वाले कह रहे हैं उनका लॉस वो जाने, हमारा प्रॉफिट है, हम चलाते हैं कंपनी, तो उनकी अपनी अलग ईगो होती है, इसलिए बोलते हैं इग्नोर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। ठीक है, यानी कि क्या लिखोगे एग्जांपल, रिलायंस पेट्रोलियम, ठीक है, इन प्रॉफिट एंड जियो इन लॉस, ठीक है, राइट। स्टिल रिलायंस पेट्रोलियम इज कंसर्न अबाउट ओनली ओन डिवीजन, स्टिल रिलायंस पेट्रोलियम सिर्फ अपने डिवीजन के लिए ही चिंता करता है, उसे जियो के लिए कोई चिंता नहीं होती, चाहे तो तुम बंद कर दो जियो, है ना। ये क्या दिखाता है, इग्नोर द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, वो ये नहीं देख रहे ओवरऑल रिलायंस को लॉस हो रहा है, वो देख रहे हैं जियो को लॉस हो रहा है, पेट्रोलियम का प्रॉफिट हो रहा है, रिलायंस को कोई नहीं देखता। बोलो अब लोग, बोलो, मुश्किल था कुछ नहीं है ना, आसान है, समझ गए। कितने तरह के स्ट्रक्चर पढ़े हमने, दो, कौन कौन से, फंक्शनल डिवीजन। अब इसे क्वेश्चन करते हैं ना, राइट। एक सीपी बना दो चलो, है ना, पता नहीं मैंने जो भेजा उसमें बना हुआ है नहीं बना हुआ, देखना एक बार चेक करना, जो मैंने हैंड रिटन नोट्स भेजे हैं उसमें पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है एफएसडीएस की, जल्दी चेक करो। अरे भेजे भाई, यार कैसी बात कर रहे हो, नहीं ऑनलाइन वाले चेक करना। चलो एक बना के दिखाता हूं तुम्हें, ये बंदा है ना, सीईओ कह रहा है डायरेक्टर से, सर वी हैव इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, व्हाट चेंज आई कैन डू। अब मान लो रिलायंस का डायरेक्टर है, मतलब आप लोग क्या कहेगा, बोलो, यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम फंक्शनल स्ट्रक्चर टू, बाबू क्या, डिवीजन स्ट्रक्चर। भाई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो टेंशन, मतलब बाद में झगड़ा होगा, इसलिए एफएस से डीएस में कूद जाओ, इसको क्या बोलेंगे, डिविजनल स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड when new product line is introduced, when there are more than one product, तभी आपको डिविजनल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, राइट, ये बना देंगे एग्जाम में। डिविजनल स्ट्रक्चर से क्या होता है सर, हम प्रोडक्ट स्पेशलिस्ट भी हो जाते हैं। अब कुछ एमसीक्यू के है ना, बोर्ड्स और सीयूईटी, कुछ मुझे प्यार भरी बातें बता दो भाई।
एग्जाम में आया ट्रेनिंग इज इजी, आपको स्ट्रक्चर पहचानना है। FSDS, हाँ फर्स्ट स्ट्रक्चर में पढ़ा था। फाइनेंस वाला फाइनेंस में जाएगा तो उसकी ट्रेनिंग आसान होगी क्योंकि उसको पहले से ही शब्दों के बारे में कौन सा, बिल्कुल सही, फर्स्ट स्ट्रक्चर। दूसरा सवाल, सेपरेट फंक्शन फॉर सेपरेट प्रोडक्ट, डिवीजन स्ट्रक्चर। फंक्शन का मतलब क्या होता है? डिपार्टमेंट। तो हर प्रोडक्ट का अलग डिपार्टमेंट है। ऑनलाइन वाले बच्चे भी साथ साथ नोट करेंगे बाबू लोग, तुम भी साथ साथ नोट करते जाओ। ऑल एक्टिविटीज आर grouped in one डिपार्टमेंट। कौन सा स्ट्रक्चर? हाँ फंक्शनल, ठीक है ना। इट अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। ये वाली बात कहां पड़ी थी? अवॉइड द डुप्लीकेशन एफर्ट एंड रिसोर्सेज, फंक्शनल स्ट्रक्चर के मेरिट्स में, है ना। इट ऑपरेट एज मल्टी फंक्शन। मल्टी फंक्शन अभी पढ़ाया, डिविजन स्ट्रक्चर तो मल्टी फंक्शन होता है, मल्टी डिपार्टमेंट होते हैं। फंक्शन मतलब, अरे निकम्मो, फंक्शन मतलब डिपार्टमेंट। तो मल्टी डिपार्टमेंट कहाँ होते हैं? डिविजन स्ट्रक्चर में होते हैं। फिर काहे घबरा रहे हो? अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। सिक्स्थ, इट इज सुटेबल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। बोलो। एंड लार्ज प्रोडक्ट, बिल्कुल सही, डिविजनल स्ट्रक्चर। 7, इन दिस difficult to hold particular department accountable when goal not achieved। क्या होगा सर इसका? फंक्शनल स्ट्रक्चर में। किस में आ गए? फंक्शनल में। एक डिपार्टमेंट को आप जवाब क्या नहीं कर सकते? जवाबदेही नहीं दे सकते कि तुम्हारी वजह से लॉस हुआ है, क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर सिंगल लाइन प्रोडक्ट कंपनी होती है, तो वो ये नहीं कह सकते कि भैया प्रोडक्शन की वजह से लॉस हुआ है, प्रोडक्शन वाले नहीं कह सकता भैया फाइनेंस की वजह से लॉस हुआ है या मार्केटिंग की वजह से लॉस हुआ है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में लॉस किसकी वजह से हुआ है ये पहचानना बड़ा मुश्किल होता है, समझ गए। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो मेरिट्स और डिमेरिट्स पे बनते हैं। अब देखते हैं सर केस स्टडी कैसी बनेगी, है ना। केस स्टडी कैसी बनती है, बस केस स्टडी नहीं थोड़ी सी फिर निकल जाए। 8वीं केस स्टडी बताएंगे, ऑनलाइन वाले बच्चे भी बताएंगे सर। ऑनलाइन वाले बच्चे साथ साथ ही क्या करेंगे? अपना योगदान देंगे। अभी बता रहा हूं ख्वाहिश भैया, पहले ये 8 बताओ। पहले बताओ कौन सा फ्रेमवर्क है। भाई पहले बनाते थे क्या, ध्यान से देखो, पहले बनाते थे ऑफिस फर्नीचर, अब क्या बनाने की सोच रहे हैं? इंटीरियर। अच्छा इंटीरियर तो अलग होता है भाई, फर्नीचर तो हो गया लकड़ी उकड़ी के साथ, इंटीरियर क्या होता है? दरवाजे, फॉल सीलिंग, है ना, ये सब इंटीरियर में आता है। तो अब फर्नीचर से इंटीरियर में आ रहे हो आप,
तो क्या एक ही स्ट्रक्चर से काम चल जाएगा या स्ट्रक्चर दो कर लेने चाहिए? इसका मतलब नेम द फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क बोले तो नहीं, फ्रेमवर्क बोले तो स्ट्रक्चर, फ्रेमवर्क मतलब स्ट्रक्चर। अब देखो ना क्या लिखा है, शुड अडॉप्ट एंड कोप विद द इमरजेंसी सिचुएशन। इस फ्रेमवर्क का मतलब स्ट्रक्चर, वो कह रहा है कौन सा स्ट्रक्चर में लेना है ना। अभी अगला क्वेश्चन आएगा, समझना इसमें क्या दिक्कत होगी। डिवीजन स्ट्रक्चर लगा दें, ठीक है। लिमिटेशंस बता दो जो आज पढ़ी, अभी तो पढ़ी है डिवीजन स्ट्रक्चर की लिमिटेशन। इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट, इंटर डिविजनल कॉन्फ्लिक्ट इन केस ऑफ रिसोर्सेज, कि हमें पैसा कम देते हो, हमें लेबर कम देते हो, हमें सामान कम देते हो, है ना। और दूसरा ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट क्या होता है, इग्नोर होता है हमेशा। हम सोचते हैं हमारा डिवीजन ही ऊंचा रहना चाहिए। अभी दिखा रहा हूं रूहान भैया, अभी दिखा दूंगा, पहले एक बार ये तो करो। सिक्सटीन है ना, 16 मैं तुम्हें फिर से करा रहा हूं क्योंकि कई बच्चों को टिपिकल सा लगा क्वेश्चन। सुनो क्यों लगा टिपिकल। पहले तो वो कह रहा है फंक्शन बताओ, किस बात से मैं जानूंगा कौन सा फंक्शन है, इस लाइन से। ये लाइन कौन सा फंक्शन दिखाती है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। क्योंकि सिर्फ ऑर्गेनाइजिंग ही ऐसा चैप्टर है जिसमें डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, पहचान लोगे इसको। फिर बच्चों को डिफिकल्टी क्यों आई, उन्होंने बोला आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क। बच्चा बता क्या लिखेगा एग्जाम में, सर आइडेंटिफाई फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क का मतलब या तो एफएस या डीएस। फिर इसका मतलब क्या हुआ, टाइप ऑफ फ्रेमवर्क। एफएस और डीएस तो बाबू टाइप ऑफ फ्रेमवर्क में आएंगे ना। एफएसडीएस इज अ टाइप ऑफ फ्रेमवर्क। तो अगर मैं एफएसडीएस क्वेश्चन 2 में लिखाऊंगा तो भैया क्वेश्चन 3 गलत, और क्वेश्चन 3 में अगर मुझे पता लग गया टाइप ऑफ फ्रेमवर्क एफएसडीएस तो क्वेश्चन 2 में क्या लिखूं। तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बच्चा कहता है सर इनमें से एक क्वेश्चन आउट ऑफ कोर्स टपक, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। हाँ तो मैं तो दोनों में ही लिखाया है ना, यही तो होगा अल्टीमेटली। बच्चा क्या करेगा दोनों क्वेश्चन में सेम आंसर लिख दिया, गलत। पहले बताओ स्ट्रक्चर कौन सा है इसमें, एफएस या डीएस। अरे भैया एक ट्रैवल एजेंसी है भैया, उस है ना, एक ही ट्रैवल एजेंसी है। अब वो क्या कर रहे हैं, उसके हिसाब से 4 डिपार्टमेंट बना दिए, तो कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, एफएस। अब तुमने क्वेश्चन 1 भी पहचान लिया, तुमने क्वेश्चन 3 भी पहचान लिया, मुद्दा क्वेश्चन 2 का क्या होगा, आइडेंटिफाई द फ्रेमवर्क। तो एक्चुअली में फ्रेमवर्क कुछ भी नहीं है बाबू। फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, इधर ध्यान दो, फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, फ्रेमवर्क का मतलब होता है स्ट्रक्चर। यानी कि तुमसे ये पूछ लिया फ्रेमवर्क का सिनोनिम बता दो। तो सबसे खतरनाक बात क्वेश्चन नंबर 2, जिसे आउट ऑफ कोर्स बच्चों ने है ना करार दिया, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज द फ्रेमवर्क। बस, यानी अगर कोई तुमसे कहते हैं व्हाट इज फ्रेमवर्क तो क्या बोलोगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द फ्रेमवर्क, एंड एफएसडीएस इज द, इंपॉर्टेंट लगाएंगे इस पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे लिख देना आउट ऑफ कोर्स, ताकि जब रिवीजन करूं ना मैं तो मुझे याद रहे कि सर ने ये एग्जाम में आउट ऑफ कोर्स लिखवाया था, जरूर कुछ लोच आए इस क्वेश्चन में। सेकंड पार्ट बताएंगे बाबू 18वां, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताओ फ्यूचर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट स्ट्रक्चर से अलग क्यों है। फ्यूचर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट स्ट्रक्चर से अलग क्यों है। प्रेजेंटली वो क्या बना रहा है, जूता बना रहा है। अब फ्यूचर में क्या बनाने को कह रहा है वो, डाइवर्सिफाई इनटू लेदर, लेदर बैग्स। क्या बन रहा बाबू, लेदर। भाई बैग और फुटवेयर में अलग, मानोगे नहीं मानोगे, फुटवेयर हो गया जूता चप्पल, और बैग हो गया हमारा ट्रैवलिंग बैग, स्कूल बैग, है ना। हाँ पर्स वगैरह की बात हो गई है ना, सही बात है, राइट। तो हम इसको दोनों को अलग मानेंगे, क्या मानेंगे,
फुटवेयर इज अ सेपरेट सेगमेंट और बैग इज अ सेपरेट सेगमेंट। ठीक है, तो हम इसको कहेंगे भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली कि प्रेजेंट स्ट्रक्चर तो तेरा है एफएस और फ्यूचर क्या बना दे तू, डीएस। बैग डिवीजन अलग कर और जूता डिवीजन अलग कर। ठीक है, पहला तो फंक्शन स्ट्रक्चर ही है ना, एक ही प्रोडक्ट है। और अब कितने प्रोडक्ट हो गए, दो, तो दो होते क्या बन गया, डीएस। ठीक है, तो देखो लिख के बाद एट प्रेजेंट कंपनी फॉलो द फंक्शन स्ट्रक्चर बिकॉज इट हैज ओनली सिंगल लाइन प्रोडक्ट एंड फ्यूचर में क्या अडॉप्ट करेगा, डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि कितने प्रोडक्ट हो गए, बैग अलग। और अब कई बार आता है कि भैया इसका डिफरेंस बताओ, क्या क्या डिफरेंस है। फॉर्मेशन, इसका फॉर्मेशन होता है बेस्ड ऑन फंक्शन, इसका फॉर्मेशन होता है बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन। ठीक है, इसकी जिम्मेदारी किस पे होती है, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिपार्टमेंट। तुम किसी भी डिपार्टमेंट को ये नहीं कह सकते तेरी वजह से कंपनी लॉस में जा रही है, लेकिन यहां पर जिम्मेदारी किस पे इजी फिक्स हो जाती है, किस पर, बोलो, डिवीजन पर। सबसे खतरनाक बात, एफएस क्या होता है, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, और डीएस क्या होता है, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। ये एग्जाम में आ जाता है, एमसीक्यू में भी आता है। व्हाट इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, तो डीएस लगाना, एग्जाम में आ गया। व्हाट इज फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, तो किस पे लगाना है। तो भैया ये बहुत खतरनाक चीज है, बच्चे इसमें गलती कर देते हैं स्पेशलाइजेशन में। अगली बात, इसमें डिफिकल्टी है कि किस पे इल्जाम डालें। हर डिपार्टमेंट कहेगा हमारी तरफ से गलती थोड़ी है, प्रोडक्शन वाले बेकार बना रहे हैं, मार्केटिंग वाले बेकार मार्केटिंग कर रहे हैं। इस पे आसान है, जियो को लॉस हो रहा है, जियो जाने का भाई। पेट्रोलियम कहेगा हमें इससे क्या मतलब भाई, जियो जाने, क्यों लॉस हो रहा है, बोलो भैया। मैंने बोल नहीं रहे भाई, समझ में आ गई बात। अगला क्वेश्चन जो मैंने अपने नोट्स में दे नहीं रखा, मैं हमेशा क्लास में कराता हूं उसे, और जब ये एग्जाम में आया तो बच्चों को खुद के भी होश उड़ गए। एग्जाम में आया, राइट रियल लाइफ एग्जाम्पल या ड्रॉ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। ड्रॉ करने के लिए बोला, राइट नहीं ड्रॉ नहीं, मैं बता रहा हूं सीबीएसई ने इसका आंसर कैसे दिया। सीबीएसई ने बोला HUL इज डिविजनल स्ट्रक्चर लाइक, पहला होम केयर, एग्जाम्पल डीएस विद प्रोडक्ट। तो HUL के होम केयर में क्या क्या जाता है, साबुन, पाउडर, है ना, टेल्कम पाउडर, हाँ ठीक है। HUL बनाता है तुम्हारा पर्सनल केयर, क्या बनाता है, इसमें क्या आ जाएगा, हेयर ऑयल, शेविंग क्रीम, डिओड्रेंट, कॉस्मेटिक। फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर ही बनाता है आपका फूड भी बनाता है, फूड डिवीजन, तो उसमें क्या आ जाएगा, आइसक्रीम, जूस। अगला डिवीजन हिंदुस्तान बनाता है अदर्स में डाल दो, चलो जैसे HUL बना देता है आपका सीड, प्लांट, है ना, इस तरह के डिवीजन भी केमिकल इसमें आते हैं। तो क्वेश्चन था कि ये बताओ डिविजनल स्ट्रक्चर का, है ना, रियल लाइफ एग्जांपल विद इट्स प्रोडक्ट। तो सबसे बेस्ट HUL मैंने बता दिया ना, तुम नेट पे और भी सर्च करोगे ना तो नेट पे और भी तुम्हें पता लग जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रियल लाइफ एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। ये नहीं बता पाओगे, मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि इसका एक ही बेस्ट एग्जांपल बनता है, रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर ऑन बेसिस ऑफ एरिया। एरिया के बेस पे बताओ कैसे होगा, कौन है जो एरिया के बेस पर डिवीजन करता है, और भी बेहतर एग्जांपल हो सकता है जो एरिया बेस पर ही, नाम भी उनका एरिया बेस पे चलता है।
द बेस्ट एग्जाम्पल इज इंडियन रेलवे। ठीक है, कैसे? हम जहां रहते हैं उसको बोलते हैं नॉर्दर्न रेलवे, उनका प्रोडक्शन, उनका क्या कहते हैं, काम भी कैसे चलता है? नॉर्दर्न रेलवे। साउदर्न रेलवे, ईस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न रेलवे अलग हो गया, टीम भी आती है, और एक सेंट्रल जो एमपी वगैरह में चलती है ना, वो सेंट्रल रेलवे। हिंदी में बोलते हैं उत्तर रेलवे, ऊरे उत्तर रेलवे, है ना। दक्षिण, इसे बोलते हैं दार, दक्षिण रेलवे, है ना, ऊरे। पूरब, पूरे, है ना। और हिंदी में ऐसे लिखा जाएगा ना। और सेंट्रल को बोलते हैं मरे, मध्य रेलवे, मध्य रेलवे। हिंदी में भी आप ऐसे लिखा देखते हैं। तो ये एरिया के बेस पर है। तो जब ये आया था तो उसमें आंसर में सीबीएसई ने रेलवे का ही देखा था। ठीक है, तो एचयूएल याद कर लेंगे, और क्या याद कर लेंगे भैया? आईआरसीटीसी याद कर लेंगे। किसके बेस पर सर? एरिया के बेसिस पर। ठीक है, राइट। अब बताओ, हाँ, अब बच्चे कह रहे हैं सर वो बता, वो दे दो, दिखा दो। चलो दिखाता हूं, नोट कर लो जल्दी से फिर से, जिनका छूट गया था। ठीक है भैया, आयुष भैया मैं देख लूंगा, टाइम मिलेगा, है ना। ये रहा रूहान भैया, समझ गए? इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें देखने के मिलेंगे एग्जाम में। स्ट्रक्चर आएगा तो क्या करना, स्ट्रक्चर जरूर बना के आना है। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, छुट्टी नहीं मानने का। 100% आएगा एग्जाम में, सेंट्रलाइजेशन और हाँ डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। डेलीगेशन क्या होता है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं। बस एक झलक दे देता हूं उसकी। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है भैया। डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की अगर बात करें, है ना, डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की अगर बात करें तो एक बात जो हमें समझ में आनी चाहिए कि भाई सवाल ये उठता है, अगर मुकेश अंबानी, मुकेश, अगर मुकेश अंबानी प्रिंट आउट निकालेंगे, समझ रहे हो बात को, तो रिलायंस के इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेगा? कौन लेगा बताओ? ठीक है, मोदी जी तो कैबिनेट के डिसीजन लेने में बड़ी बात है। अगर मुकेश अंबानी प्रिंट आउट निकालेंगे तो रिलायंस के डिसीजन कौन लेगा? सबसे बड़ा मुद्दा ये आता है। ठीक है, अगर मुकेश अंबानी अपने पेपर वर्क को स्टेपलर करेंगे या फाइल लगाएंगे, है ना, या फिर प्रिंट आउट के साथ साथ फाइल को चेक करेंगे, तो फिर भाई फेसबुक के साथ मीटिंग कौन करेगा? नहीं ना बात? ठीक है, तो जो स्किल जिसकी है, आप उसकी स्किल से नीचे काम उसे दोगे, है ना। यानी कि स्किल से छोटा काम अगर उस बंदे को दो तो वो उसकी स्किल को क्या कर देगा, वो काम उसकी स्किल और उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, जिसकी वजह से कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बात समझ भाई? वही, अगर मुकेश अंबानी प्रिंट आउट निकालेंगे तो रिलायंस का डिसीजन कौन लेगा? भाई तुम प्रिंट आउट ही निकाल लो ना, फिर समझ आ रही है बात? ठीक है, ऐसी भाई अगर सिंपल सी बात, अपनी बात कर लेते हैं, पहला सवाल समझ में आया, अगली बात कर लेते हैं। अगर मैं अंकुर अग्रवाल या पराग सर, है ना, पीजी सर, बच्चों के माँ बाप से या बच्चों की माँ बाप की जो क्वेरी है ना,
ऑफिस में क्या करेंगे हैं? हाँ, अगर ऑफिस में क्वेरी लेंगे तो पढ़ाएगा कौन? क्योंकि तुम तो पढ़ने आए हो ना, तो पढ़ाएगा है ना कौन? अब मान लो भाई अनमोल तुम्हारे घर वाले आ गए, तुम्हारी मान लो क्लास चल रही है कल अकाउंट्स और इको की, और तुम भी फैल गए, घर वाले फैल गए, पराग सर से बात करूंगा, है ना। अब तुम अब आओगे तो भाई कोई आधा घंटा तो बात करेगा, इतनी दूर से आएगा, फिर आधे घंटे क्लास में जो खाली बच्चे बैठे हैं वो क्या बोलेंगे? फिर वो भी कहेंगे इसी टाइम पे आ जाना सर, मिल जाएंगे। तो फिर क्लास कैसे चलेगी? इसका समाधान बताओ। नहीं, व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द अबव प्रॉब्लम? नहीं मुन्ना नहीं, अरे दादा, इन दोनों सवालों का जवाब क्या है वही हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, एग्जाम में आता है। सॉल्यूशन इज डेलीगेशन बाबू, सॉल्यूशन इज। अब सवाल आता है डेलीगेशन क्या होता है? टुच्चे कामों को, पहले यूपी की भाषा में सुन लो, टुच्चे मुच्चे कामों को अपने लोअर लेवल को सौंप देना। टुच्चे काम मतलब उस लोअर लेवल के लिए टुच्चे काम नहीं है, तुम्हारे लिए टुच्चे काम है। जैसे मुकेश अंबानी के लिए प्रिंट आउट निकालना टुच्चा काम है, ठीक है ना, राइट। पीजी सर के लिए बच्चों से बातचीत करते रहना और पेरेंट्स से बातचीत करते रहना टुच्चा काम है, क्योंकि उनको क्या करना है? पढ़ाना है। ऐसे कामों के लिए जो टुच्चा मतलब छोटा नहीं, टुच्चा मतलब उस पर्सन के लिए अनइम्पॉर्टेंट। तो सॉल्यूशन बोलो क्या लिखो इसका? हाँ, अनइम्पॉर्टेंट वर्क किसको सौंप दो? सौंपने को बोलते हैं डेलीगेट, डेलीगेट टू लोअर लेवल, और उसको उस काम के पैसे दे दो। अब जैसे मैम बैठी है, कोई बच्चा आएगा, फोन आएगा, मैडम उठा लेंगी, तो मैडम को क्या मिल जाएगी? सैलरी। तो क्योंकि उनके लिए वो इंपॉर्टेंट काम है, लेकिन सर के लिए इंपॉर्टेंट काम नहीं है कि नहीं बात? प्रिंट आउट निकालने के लिए मुकेश अंबानी कह रहे हैं भाई कितने प्रिंट आउट हैं ऐसे, वो कह रहा है भाई हर रोज कम से कम 500-600 प्रिंट आउट निकलते हैं, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट। तो बंदा क्या रख लो भाई, तू 10-20 हज़ार में बंदा हायर कर ले, उसका काम ही क्या है? पेन ड्राइव डाल, प्रिंट मार, स्टेपल कर, है ना। तो अनइम्पॉर्टेंट काम को डेलीगेट कर दो, तो इसे क्या बोलते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। बाबू क्या बोलते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, राइट। क्या बोलते हैं? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। क्यों? क्योंकि एक मैनेजर सारे काम नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता नलायको? एक मैनेजर कैन नॉट मैनेज एवरी टास्क, है ना। इसकी जरूरत क्यों है? यही लिख लो, इसकी जरूरत क्यों है? बिकॉज वन मैनेजर, ओ भाई लव लेटर मत खोल, वन मैनेजर कैन नॉट, बोलो, मैनेज ऑल इंपॉर्टेंट या ऑल वर्क या ऑल टास्क। एक मैनेजर सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए डेलीगेशन की जरूरत होती है। बात समझ में आई? कौन सा समझ में आया? डेलीगेशन क्या होता है? क्या होता है बताओ? एक हायर पोस्ट के बंदे अनइम्पॉर्टेंट काम। रीजन बीइंग अ वन मैनेजर कैन नॉट डू और कैन नॉट मैनेज ऑल द टास्क ऑफ द कंपनी। अब भैया मैं ही पोछा लगा लूं, मैं ही कुर्सियां साफ कर लूं, मैं ही बच्चों से मिल लूं और मैं ही पढ़ा लूं, है ना, और एसी न चल रहा हो तो मैं ही इलेक्ट्रीशियन बन जाऊं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हर काम के लिए अपने नीचे लेवल वाले को क्या दे दो? पैसे देकर क्या करा लो? अपना काम करा लो। इसी के लिए डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा गया, है ना। क्या पढ़ा गया? डेलीगेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा गया। और ये कॉन्सेप्ट हमने पहले भी क्या पढ़ रखा है? हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल पढ़ रखा, नहीं पढ़ रखा? फ्योल सर ने भी तो ये बोला था, सेंट्रलाइजेशन और अथॉरिटी एंड, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ही क्या होती है? डेलीगेट होती है। यानी तुमने अपना छोटा काम किसको दे दिया? बस आखिरी बात, छोटा काम किसको दे दिया? जूनियर को। तो ये जूनियर की क्या बन गई? उसको काम दे दिया, तो उसको तुमने क्या दे दी? अथॉरिटी दे दी कि भाई ये काम के लिए इतने पैसे ले लियो। और उस जूनियर की क्या बन गई?
रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई कि तुझे जो काम दिया था वो तुझे पूरा करना है। इसीलिए हेनरी फेयोल ने डेलीगेशन को अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से अपने प्रिंसिपल में डाला था। प्रिंसिपल इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसको अथॉरिटी पावर दी गई है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि वो काम को ठीक से करे, अगर खराब हुआ है तो क्यों हुआ है। ठीक है, तो इसलिए अगली क्लास में हम डेलीगेशन को खोल खोल के डिटेल में पढ़ेंगे कि डेलीगेशन के अंदर कौन कौन से फेयोल के एलिमेंट आते हैं। बोलो समझ गए सर? तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ डेलीगेशन, रूटीन वर्क जूनियर को दे देना। चलो बोलो समझ गए सर? बहुत मजा आया।